अब संघर्षों का कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी वो खून है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देके अपने खून से अपने अधिकारों को सींचने का काम करा है। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्तानाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। मेरी बात को सरकार याद रखना। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूं, निर्देश भी दे रहा हूं कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में गुरु घर टूटने पे हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान लीला होगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपसे 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आज से आप सतपाल जी का इंतजार मत करना कि सतपाल जी आपकी बस्ती में आएंगे, सतपाल जी आपको चलने के लिए कहेंगे। आज से आप लोग सब लोग खुद को सतपाल जी मान के अपने अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी को उठाना। साथ साथ 10 तारीख की रात से ही और अभी से ही मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि आप कोई डाका, आप कोई लूट हम आप लोग अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे गांव को हाक दिया जाता था, वो दिन चले गए। अब तो वो दिन है, अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच भी नहीं रख पाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। मैं गाजियाबाद को अपना घर मानता हूं। ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेट के हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का, ताकतवर लोगों का, मिशनरी लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत, और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद ने सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आंख दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाए, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्किंग बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोड़
नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूं, आपकी शक्ति को जानता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, मुझे बताओ और खुद से सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों हैं, उन पे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक एक पैसा जुटा के, जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा और आपके उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होके आपके हर एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा होगा, कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ उठा के बताओ, बताओ दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर सैकड़ों पे भारी है या नहीं है, बताओ। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम अभी अधूरा है। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों पर जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है। बाकी लोगों पे तो ये मौका 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा एक सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, पार्टी ने जिस व्यक्ति को यहां जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा, मैं उसके संघर्ष को जानता हूं, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया। और अभी अभी जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, बिना किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपने वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया तो क्या गाजियाबाद में आपके हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी, बताओ। क्या गाजियाबाद में आपके अधिकारों पर कोई डाका डाल पाएगा? सरकार के सारे विधायक सांसद एक तरफ और आपका अकेला सतपाल चौधरी एक तरफ। याद रखना मेरी बात, सरकार के गुंडों के अगर कुंडे ना बंद कर दिए तब आप मेरे मुझसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा था वो गलत साबित हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का,
हम पे मिशन है महान पुरुषों के विचारधारा को, उनके सपनों को पूरा करने का। और हम में मादा है, हम में बल है, हम में जुनून है ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, जुल्म जाति खत्म करने का। और जब तक किसी के अंदर संकल्प नहीं होता, माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को और उनको भी सामान्य जाति के भी उन गरीब लोगों को जो जुल्म जाति सह रहे हैं उनकी जिंदगी में अब खुशहाली आनी चाहिए। जो सरकारें उत्तर प्रदेश या केंद्र में बैठी हैं, आप ये जानते हो कि वो तानाशाही वाली सरकारें हैं। अगर उनका आदमी भी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ, उनके झूठे वादे या उनकी झूठी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो वो तो उसके अपने नहीं रहते, उत्तर प्रदेश की जनता के अपने कैसे होंगे। आप ये देखो किस तरह से बुलडोजर के जरिए और तमाम तरीकों से जुल्म जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। सब लोगों की निगाहें अगर किसी की तरफ है तो वो नीले पटके वालों की तरफ। अगर आज पूरा देश किसी की तरफ देख रहा है तो नीले पटके वालों की तरफ देख रहा है कि ये नीले पटके वाले अब क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि जब ये नीले पटके वाले संकल्प लेकर किसी और निकलते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और जवानी किसकी तरफ है ये बताना मुझे नहीं पड़ेगा। जवानी चाहे वो गाजियाबाद की हो या जवानी चाहे सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर की हो या जवानी दिल्ली में बैठे नौजवानों की हो, जवानी आज क्रांति का रास्ता अपना चुकी है। और जब तक वो सत्ता में बैठे लोगों का घमंड नहीं तोड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार नहीं तोड़ेगी और जब तक वो इस भारत को संविधान के जरिए चलने वाला भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बना देती, तब तक वो रुकने वाली नहीं है। ये एक आंधी है और ये समय के साथ चलती है। जब आंधी चलती है तो छोटी मोटी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। आप याद रखो मेरी बात को, आपने समय समय पे देश के संविधान की रक्षा की है, गरीबों को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा की है, समय समय पे देश के लोकतंत्र की रक्षा की है। लेकिन सबकी रक्षा करने वाले मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब अपनी रक्षा के बारे में भी सोचो। ये सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का गौरव तो हमारे दिल में है और हमें इस बात का गर्व भी है। लेकिन जब तक भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं को सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक फिर भारत के गौरव के साथ बातों बातों में नारे लगा के खड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपके हाथ में है कि आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में है कि बहन बेटियों पे होने वाला जुल्म बंद होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, मैंने उनको संघर्ष करते देखा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी टीम रात रात भर जाग के गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में कम फीस में व्यवस्था हो जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मैं दिल्ली में खड़े होकर उनकी मांग को मजबूत कर रहा था कि भाई ये समझो कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार को अगर आपने बाजारीकरण कर दिया, बाजार की भेंट चढ़ा दिया, तो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो 200-400 रुपए की मजदूरी करके या 5-7-8 हजार रुपए की नौकरी करके वो अपने घरों के हालात नहीं बदल सकता है। वो अपने टूटे हुए घर को पाई पाई बचा के भी 10 साल में भी पक्का नहीं कर सकता है।
वो कभी अपनी माँ को हवाई जहाज का सफर नहीं करा सकता है, वो कभी अपनी बहन को एसी वाली ट्रेन में नहीं घुमा सकता है। प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में बैठ के नारे देते हैं कि चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा। मैं आपको सच बताता हूँ कि चप्पल वाले को 2 टाइम अच्छी रोटी भी मिल जाए सम्मान की, ये भी अब उत्तर प्रदेश में और देश में मुश्किल हो चुका है। इसलिए मैंने मांग उठाई थी, चाहते हो तो फिर करो कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी शिक्षा मिली है, सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है या उसको आर्थिक मदद होती है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो या क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एसडीएम एडीएम हो या दरोगा सीओ हो या कोई और अधिकारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देखो, महसूस करके अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करो, एक ही क्लास में मुख्यमंत्री का बेटा बैठा होगा, उसकी बराबर वाली टेबल पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे एसडीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली टेबल पे कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली कुर्सी पे एसएसपी का बेटा बैठा होगा और उसके बराबर वाली कुर्सी पे टिगर नागर भाई मेरे जैसे किसान का बेटा बैठा होगा, मजदूर का बेटा बैठा होगा। तो अगर वो हमारी परवाह नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की परवाह तो करेंगे। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बना के खड़े कर दिए, गरीब लोग इसके सामने से तो गुजर सकते हैं, लेकिन खुद को और अपने बच्चों को इन स्कूलों में अंदर नहीं पहुंचा सकते, उनकी क्लास तक अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते। जब ये इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी तो गरीब का बच्चा कैसे जो है इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला करेगा। साथ साथ मैंने ये मांग भी की है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और गांव का प्रधान क्यों ना हो, उनके बच्चों का और बीमार होने पे उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया भारत में, आप मेरी बात को याद रखना, उस दिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां भी वहां मिलेंगी और साफ सफाई भी ऐसी अच्छी होगी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल में फर्क महसूस नहीं होगा। जब मंत्री जी का इलाज वहां होगा, मंत्री जी के बेटे का होगा, राज्यपाल के बेटे का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा। ये बड़े बड़े उद्योगपति नेता खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल अच्छे बनवा दिए हैं। अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को उसमें धक्का दो, तब मैं मानूंगा कि आपने हमारे लिए अच्छा बनाया। मैं आपको कहता हूं, आज देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और पूरे देश में कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाह आपकी तरफ है। और अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी वोट की ताकत बनाना चाहते हैं, फिर वो दिन दूर नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे होंगे। टोटल सीटें तो 403 हैं, लेकिन चुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव होंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इन 10 सीटों पे होगी। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ेंगे, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनाने के लिए लड़ेगी चुनाव। और विकल्प भी ऐसा जो विकल्प एसी के कमरे में पड़ के नहीं, सड़कों पे गरीबों के बीच में खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ऐसे नेताओं का निर्माण होगा जिनके लिए अपना हित बाद में होगा और समाज हित, क्षेत्र हित, प्रदेश हित पहले होगा। जब ऐसी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश में परिवर्तन होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, रात को 11 बजे अगर आपकी बेटी घर से निकल के बाजार की किसी दुकान पे जाओ तो क्या आपका दिल उत्तर प्रदेश में आज धक धक करता है, नहीं करता है? बताओ। क्या आपको भय लगता है, नहीं लगता है? बताओ।
सब कुछ होते हुए भी अगर बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। अगर आप में जरा सी भी नैतिकता हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के कार्यकाल के बाद भी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में, सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वादे करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक शक्ति दूसरे लोगों के पास होगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके हाथ ऐसे फैले हुए हैं, और जब राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी तो आपका हाथ देने वाला हाथ होगा। आज मेरा पूरा परिवार इस मंच पर एकजुट हुआ है। मेरे दिलों में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भार मेरे ऊपर है वो भार थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैं इनकी शक्ति को जानता हूं। मैंने इनको संघर्ष करते देखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल ये कहता है कि आज और इसी समय से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक चक्र जो हो चुका है, और आप देखना कि जब 10 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से आपका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है, लखनऊ में भी आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपकी बात को कहने वाला और ये नीला पटका पहन के बहादुर योद्धा की तरह, शेर की तरह दहाड़ने वाला आपका सिपाही विधानसभा में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर ये तभी संभव हो सकता है जब गाजियाबाद के लोग मन बना लें और गाजियाबाद के लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा लें, और आज से ही वो संकल्प ले लें कि हमें रोज 1 घंटा लोगों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ के, उनकी विचारधारा, उनके विजन से जोड़ के, और गाजियाबाद से नई शुरुआत करनी। क्योंकि बाहर के लोग मेहनत कर लेंगे अलग बात है, लेकिन जब तक गाजियाबाद का मेरा परिवार, नरेश भाई, विजय भाई, संजीव भाई, बिरजू भाई, तमाम लोग जो हैं, ये मेरे पुराने साथी, जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। सतपाल जी को मैं देखता हूँ, वो सुबह सुबह पार्क में जाते हैं। सतपाल जी को मैं देखता हूँ, वो हर आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे, अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। जहाँ तमाम लोग पैसे वाले लोगों को, ताकतवर लोगों को मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारेंगे, वहाँ आपका ये किसान का बेटा यहाँ के कमजोरों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों, मजबूरों, महिलाओं, बेटियों, संघर्षशील लोगों की आवाज बनके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहता हूं, ये बात तो मैं सतपाल जी के ध्यान में भी और चित्तौड़ साहब के ध्यान में भी लाना चाहता हूं, और अपने सम्मानित नेताओं के ध्यान में भी, जिन्होंने पश्चिम की बागडोर संभाल रखी है। 11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा।